नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। आज जो है पुनः हम आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी 2011 के उत्तर प्रदेश के मॉडल पेपर को लेकर के, जिसमें आज हम सभी लोग जो है पूरे 125 प्रश्नों को देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आप सभी लोग पूरे धैर्य के साथ जो है कक्षा में अंत तक बने रहिएगा। और यदि कोई पहली बार आया है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय रहते मिलती रहे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की पहले प्रश्न के साथ में। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप लोगों को फटाफट से अपना उत्तर देना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। प्रश्नों की ज़्यादा व्याख्या की ओर हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको कम समय में अधिकतम यानी सारे प्रश्नों को कवर करना है, इसलिए फटाफट से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप सभी लोगों का विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प डी, अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इसमें यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, और अव्ययी भाव समास में जो है प्रथम पद अव्यय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी यानी कर्मधारय समास। तो बिल्कुल राइट होगा। यानी गाय कैसी है? नीली है। और क्या है? विशेषण विशेष्य का भाव है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। किस भाषा का शब्द है लिंग? तो आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प सी, संस्कृत भाषा, तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी। आप सभी लोग इसका जवाब दे रहे हो विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन। अगला क्वेश्चन है आपका, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? देखते हैं हम लोग। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों और चिड़ियों। तो इसमें क्या होगा बहुवचन चिड़िया का? तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प एक, चिड़िया। तो ये जो है राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वो कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदाय कारक, अधिकरण कारक। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? वो कार मेरी है। तो आप सभी लोगों का सही उत्तर आना चाहिए। यहाँ है विकल्प बी, संबंध कारक। यानी कार का मुझसे संबंध है। संबंध में क्या है? काकी के ये सब पाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है अश्व का? अश्व माने होता है विद्यार्थियों घोड़ा। घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो विकल्प ए, घोटक। तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ये अश्व का पर्यायवाची है। घोटक माने भी घोड़ा होता है, सैंधव माने भी घोड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? देखते हैं हम लोग। कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र, गाय, द्विज। तो इस क्वेश्चन में है क्या विद्यार्थियों? आयोग के द्वारा तो इसको डिलीट मार दिया गया था, यानी कोई भी उत्तर सही नहीं था। फिर है क्या? इसमें जो है आल, यानी कि सारे विकल्प सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। हम लोग फटाफट बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्थान, पतन,
विस्थापन, अनुत्थान। क्या होगा उत्तर आपका? तो आप लोग जवाब दे रहे हो विकल्प बी, उत्थान का विलोम होता है पतन, और कमेंट बॉक्स में बताना है ये प्रस्थान किसका विलोम है। फिर आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। क्या है इसका जवाब? उल्लास का विलोम क्या होगा? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, नैराश्य तो बिल्कुल राइट होगा। हर्ष का विषाद होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अब सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, मितभाषी तो बिल्कुल सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु। आपका उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए, अजान बाहु तो राइट होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। क्या होगा आपका जवाब? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। यानी सही वाक्य कौन सा है? अपना काम स्वयं करो। बाकी तीनों रूप इसके गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है? आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी, आंखें बिछाना। क्या होगा इसका जवाब? आप लोग अपना आंसर दे रहे हो विकल्प सी विद्यार्थियों, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है? क्या है? बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा दिखाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो आपका जवाब क्या होगा सही? यह उत्तर आ रहा है विकल्प ए, बहुत थोड़ा मतलब ऊंट के मुंह में जीरा राइट जवाब होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। आप देख रहे हैं पीजीटी 2011 में लगातार 15 क्वेश्चन जो है ग्रामर यानी व्याकरण भाग से पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम जाइए इंडिया में दीजिए जाकर। भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक? तो आप सभी लोगों का यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इसके लिए विकल्प सी, कालिदास तो बिल्कुल सही होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कितने सर्ग हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नाटक भाष का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उर्भंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्नि, मित्रम। कौन सा नहीं है इनमें भाष का नाटक? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, मालविकाग्नि मित्रम तो बिल्कुल राइट होगा। और प्रतिमा नाटक, उर्भंगम ये दूतवाक्य सभी भाष के नाटक हैं। आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में मालविकाग्नि मित्रम ये किसकी रचना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। किसकी रचना है स्वप्नवासव दत्तम? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, भास तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारव की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। क्या है भारव की माता का नाम? आप लोग जवाब दे रहे हो विकल्प ए, सुशीला तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। कौन है शिशुपाल वध? पहली बात तो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? तो आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प ए, माघ तो राइट माना जाएगा। और आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने
सर्ग हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। सुधीर, सुशील, हरि, कृष्ण। क्या है श्री हर्ष के पिता का नाम? तो इसमें भी क्या है विद्यार्थियों, इसको भी आयोग के द्वारा डिलीट मार दिया गया था, क्योंकि श्री हर्ष के पिता का नाम हरि नहीं है, उनके पिता का नाम है हीर, यानी आपका उत्तर होगा हीर। यहाँ पर हरि दिया हुआ है, इसीलिए इसको भी काट दिया गया था। आप लोग सही उत्तर जान लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। दंडी, हर्ष, व्यास, भारवी। कौन है यानी 10 कुमार चरितम के लेखक? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए दंडी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं 10 कुमार चरितम, सुबंधु, वासव दत्ता, कादम्बरी। ये भी क्या है क्वेश्चन गलत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का आयोग ऐसे जो ही छात्रों को 10-10 साल टहलाता रहता, घुमाता रहता, ऐसे ही प्रश्नों को पूछ करके जो है ये भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चूंकि क्वेश्चन या तो होता ये कौन सी रचना दंडी की है, तब तो उत्तर हो जाता विकल्प ए, और इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो सारा का सारा क्वेश्चन गड़बड़ है। चूंकि ये कादम्बरी भी नहीं, वासवदत्ता भी नहीं, ये कोई भी रचना जो है दंडी की नहीं है, तो 3 उत्तर तो सही हो नहीं सकते। हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश हायर का जो है 17 तारीख को पेपर कराया गया था इलाहाबाद में, वहाँ भी जो है तमाम सारे क्वेश्चन जो है गलत थे। पता नहीं आंख बंद करके कौन वहाँ बैठ करके लोग बनाते हैं, जो छात्रों के साथ में लगातार खिलवाड़ चल रहा। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, यानी क्या है, वी प्लस द्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या धनार्थी, विद्या प्लस थी। तो इसमें क्या होगा सही, आप सब जानते हो। इसका उत्तर क्या होगा? आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। आपको बताना है इसमें संधि कौन सी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धनापि, यद्य धनपि, यद धनापि या धन आपी। क्या होगा आपका जवाब? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विद्यार्थियों विकल्प ए यदि धनापि, तो बिल्कुल सही होगा। और बताना है यद्यपि शब्द में कौन सी संधि होगी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हरीश सेते में कौन सी संधि है? इश्चुत्व संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, चर्त्व संधि। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर दे रहे हो विद्यार्थियों विकल्प ए हरि धन शेते बराबर हरिष्यते, यानी कि विसर्ग संधि इसमें होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पितृइच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, विसर्ग संधि तो राइट माना जाएगा। पितृइच्छा मतलब पितुः धन इच्छा, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुदिनम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए अव्ययी भाव समास, तो राइट माना जाएगा। इसमें जो अनु लगा है अव्यय का काम कर रहा है और ये उपसर्ग भी है। और अव्ययी भाव समास में क्या है, अव्यय पूर्व में लगा होता है जो उपसर्ग का भी काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, बहुव्रीहि समास। तो पीतम अम्बरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात किसके, किसी विशेष के लिए इसमें सूचना दी जा रही है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी बहुव्रीहि समास, तो राइट माना जाएगा। और बहुव्रीहि समास कहाँ होता है? ना पहला पद प्रधान होता है ना अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे यानी अन्य की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ ना पीला ना अंबर प्रधान है, बल्कि पीताम्बर यानी भगवान कृष्ण विष्णु, बहुत सारे इसके अर्थ लगाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति,
पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर देना है विद्यार्थियों। और कोई चैनल के ऊपर आज पहली बार कक्षा को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों ने दे दिया है विद्यार्थियों। यदि विकल्प ए चतुर्थी विभक्ति तो राइट जवाब माना जाएगा, क्योंकि विभक्तियों में क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच, यानी ये शब्द जहां पर आएंगे वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, यानी भिक्षुक जो है पैरों से खंजा अर्थात कि लंगड़ा है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग इसका उत्तर दे रहे हो। यदि विकल्प सी तृतीया विभक्ति तो राइट माना जाएगा। और इसका सूत्र है येनांग विकारः, जहां पर कोई शरीर का अंग विकृत होता है, विकार होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो पैर में, पादेन में क्या है? तृतीया विभक्ति, क्योंकि वो क्या है? भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है, करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक्त्वा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय। तो करणीय शब्द जो है कौन सा इनमें प्रत्यय होगा? आप सभी लोग अपना आंसर दे रहे हो क्वेश्चन के लिए। विकल्प सी अनियर प्रत्यय तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों। विकल्प ए तृतीया विभक्ति तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? देखते हैं हम लोग। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लोट लकार। क्या होगा? इसमें काल पूछा जा रहा है। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः। इसमें कौन सा काल होता है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी। यदि आ रहा है भविष्यकाल तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति। क्या है? विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति। इसका सही अर्थ क्या होगा? विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूरी पर जलाशय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। और ये भी इसका भी एक सूत्र है विभक्तियों में, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे यप, यानी जहां अभितः परितः समया निक्षा ये शब्द आएंगे वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। तो निक्षा माने क्या होता है? समीप, यानी कि विद्यालय के समीप में जलाशय है। तो आप सभी लोगों का उत्तर आया है यदि विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? फटाफट से आप लोगों को उत्तर देना है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, नासिकेतो पाख्यान। किसकी रचना है? प्रेम सागर। तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी लल्लू लाल, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेम सागर रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा शुक्लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन संबद्ध थे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए लल्लू लाल, तो राइट आंसर होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पौंचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। किसकी रचना है ये पौंचर्यु? तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी स्वयंभू, तो राइट होगा। और आपको उत्तर देख के बताना है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का कवि, क्या पूछ रहा है? आदिकाल का नाम नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो 39 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है फटाफट से। जो नाम नहीं है, आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। ये गद्य आदिकाल का नाम नहीं है। फिर ये गद्य काल नाम किस काल का है और किसने दिया है, आप लोगों को बताना है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद-बरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपत विजय। कौन नहीं है आदिकाल का कवि? तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी नाभादास तो बिल्कुल राइट होगा। और कमेंट करके बताना है कि नाभादास फिर ये किस काल के कवि हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज, रासो। आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल सही होगा। इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और आप लोगों को कमेंट करके सभी को उत्तर देना है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर, गीत। पूछा जा रहा आदिकाल की है आपको बताना है कौन सी आदिकाल की रचना है। तो आप लोग अपना जवाब दिए हो यदि विकल्प वी विद्यापति पदावली तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? जगनीक, नरपतिनाल, भट्ट केदार, चंद-बरदाई। किसकी रचना है बीसल देव रासो? आप लोग अपना आंसर दे रहे हो विकल्प बी नरपतिनाल तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। कौन सी है इनमें से आदिकाल की भाषा? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हो विकल्प सी डिंगल पिंगल तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। किसे कहा जाता है स्वर्ण युग? तो आप लोग अपना आंसर दिए हो विकल्प सी भक्तिकाल तो बिल्कुल सही होगा। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा है ये आप लोगों को उत्तर देना है। फिर आपका क्वेश्चन है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखते हैं कहाँ हुई थी। काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए मगहर मरे सो गदहा हुई कहा जाता था। कहाँ मृत्यु होती है? कबीरदास इसीलिए गए थे वहाँ मगहर कि अगर मैंने सच्चे भाव से प्रभु की भक्ति की है तो मगहर में मरने से भी गधा नहीं बनूंगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। क्या गजब का पेपर बनाते हैं बैठ के वहां पर लोग। इसमें भी क्या है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इनमें से कोई भी कबीरदास का गुरु नहीं है। फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कबीरदास के गुरु का नाम आखिर है क्या। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संत काव्य नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है संत काव्य नाम देने वाले? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी राम कुमार वर्मा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुख ही जनाई बात। यानी ये किसके विषय में कहा गया है? गुरु नानक, संत रैदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो ये कथन किसके बारे में है? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प सी कबीरदास तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। यानी किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलुकदास। हमने उत्तर भी बोल दिया है पंक्तियों में। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी मलुकदास तो राइट आंसर होगा। और उनकी ये बहुत चर्चित पंक्तियां हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो आप लोग अपना आंसर कर रहे हो
इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी चित्रावली ये जायसी की रचना नहीं है, आपको बताना है फिर ये है किसकी, और बाकी तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? दादू दयाल, शेख सलीम, शेख बुरहान, सुंदरदास। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, यानी कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। अगला क्वेश्चन फिर आपका है मधुमालती की रचना किसने की है? दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी। किसकी रचना है मधुमालती? तो आप लोग अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है यदि विकल्प सी मंझन, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, मधुमालती मंझन की है। फिर अगला क्वेश्चन है पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामकुमार वर्मा। किसने कहा है पद्मावत को समासोक्ति काव्य? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अष्टछाप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कुंभनदास, छीत स्वामी, केशवदास, नंददास। कौन इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विद्यार्थियों, विकल्प सी केशवदास, तो बिल्कुल राइट होगा। और कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये 8 लोग यानी 8 कवि आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की थी। फिर आपका क्वेश्चन है अगला सूरदास कौन सी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। कौन है यानी सूरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए कृष्ण काव्यधारा, तो सही माना जाएगा। और आपको कमेंट में उत्तर देके बताना है सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास। यानी क्या है सूरदास के गुरु का नाम इसमें पूछा जा रहा है। आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प ए वल्लभाचार्य, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को कमेंट में उत्तर देके बताना है सूरदास जी की जो है भक्ति किस प्रकार की थी। ये सारे प्रश्न जो आपसे पूछे जा रहे हैं ये भी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसी, यानी क्या है इसमें पुष्टि मार्ग का कवि कौन है? कौन है पुष्टि मार्ग का कवि? तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विकल्प ए सूरदास, तो राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं? कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रामानंद। किसकी रचना है कृष्ण गीतावली? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए तुलसीदास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आप लोगों को बताना है, उत्तर देना है फटाफट से। गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प बी आत्माराम, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा किस प्रकार की है? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। किस प्रकार की है भाषा रामचरितमानस की? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए अवधी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति युक्त, रीतिबद्ध, स्वच्छंदतावादी। क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प ए रीति सिद्ध प्रकार के कवि हैं बिहारी जी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति।
ये कथन जो है किसका है? बिहारी, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए बिहारी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। कौन नहीं है रीतिमुक्त? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प डी बिहारी, ये रीत सिद्ध है। और घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये जो है 5 लोग हैं किसमें? रीतिमुक्त में आने वाले कवि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, छायावादी। तो अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया भी है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी लोग किस परंपरा में आते हैं रीतिकाल की? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी रीतिमुक्त, तो राइट उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? पद्माकर, देव, केशव, बिहारी। किसकी है रचना रामचंद्रिका? विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी केशवदास, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधिनी। कौन सी रचना है इनमें से बिहारी जी की? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विद्यार्थियों विकल्प बी बिहारी सतसई। 1662 ईस्वी में ये रचना जो है लिखी गई थी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा, सरस्वती। तो भारतेंदु जी की पत्रिका का नाम क्या है? विकल्प सी कविवचन सुधा। 1868 ईस्वी में जो है इसका संपादन कार्य भारतेंदु जी ने किया था काशी से। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? देखते हैं हम लोग किस में अभिनय किया है। जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवय रामायण, अंधेर नगरी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए जानकी मंगल, तो राइट होगा। इसी नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय का काम किया था। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जानकी मंगल ये नाटक किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। क्या होगा आप लोगों का उत्तर? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी परीक्षा गुरु, तो बिल्कुल सही होगा। और इसका समय जो है 1882 ईस्वी माना जाता है। इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी लोगों ने माना है, सर्वमान्य मत यही है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है। आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता है किस प्रकार की है? आपके विकल्प हैं उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की जो एक सर्वप्रमुख विशेषता है उसका नाम है विकल्प ए उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता। यानी द्विवेदी युग की कविता कैसी है? इति वृत्तात्मक, पृष्ठपेषण किया गया है उस द्विवेदी युग में कविताओं में। फिर अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को यानी किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? आपके विकल्प हैं भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को जिसमें प्रतिष्ठित किया गया है, आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प डी साकेत महाकाव्य में। ये क्या है? महाकाव्य है जिसमें लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला की कहानी है। और इस महाकाव्य की जो नायिका है उर्मिला है, और ये महाकाव्य भी कैसा है? नायिका प्रधान है। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के ये प्रतिनिधि कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना।
ये जो है पंक्ति किसकी है आपसे पूछा जा रहा है, ये कविता की पंक्ति है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए यदि आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं? कोई बता सकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीकों के नाम क्या हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। किसको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? आप लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों यदि विकल्प ए महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और आपको बताना है कीर्ति चौधरी ये जो हैं ये किस तार सप्तक की कवियत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसको सर्वमान्य रूप से छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो आप लोग अपना आंसर दिए हो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, तो राइट माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो विचार अमान्य है वो आपका है विकल्प बी रूपवाद, और यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद ये सब स्वीकारा गया है प्रगतिवाद में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपको बताना है पंक्तियां किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा। आप लोगों को उत्तर बताना है। तब तक आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। जनतंत्र का जन्म, यानी पहले आप उत्तर जान लीजिए इसका, उसके बाद में आगे की कहानी 1 मिनट में फटाफट आपको बता देते हैं। तो आप सभी ने इसका जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और ये जो पंक्तियां हैं कविता की, ये जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई हैं, और ये कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और ये कविता जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी, उस समय जब पढ़ी थी, उसके बाद में जो आपके देश में उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी कुर्सी चली गई थी। उसीलिए कहा गया था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब आपका टाइम पूरा हो गया है। इस देश की जनता अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस समय आपातकाल हमारे देश में लगा था उस समय की ये घटना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? विशाल भारत, दैनिक, दिनमान, ये सभी। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, आपका उत्तर जो होगा यदि आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, यानी ये सभी पत्रिकाओं का संपादन किया है अज्ञे जी ने। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो आप लोग अपना आंसर दे रहे हो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी हरी घास पर क्षण भर। ये रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, और आप लोगों को बताना है फिर ये रचना है किसकी। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को उत्तर करना है हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। तो यदि आप सभी लोग अपना आंसर दिए हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए इंदुमती, तो राइट आंसर होगा। इस इंदुमती कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये कहानी इंदुमती लिखी किसने है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र। किसने लिखी है हार की जीत? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी सुदर्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा इसमें से नहीं है नाटक भारतेंद्र जी का? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। और आपको बताना है कि ये रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक फिर लिखा किसने है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय। तो आप लोगों का आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, बहुत नाखून क्यों बढ़ते हैं, तमाम सारे निबंध लिखने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मचरित। क्या है आवारा मसीहा? तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है। आपका उत्तर आया है विकल्प सी, जीवनी। तो बिल्कुल सही होगा। और किसने लिखा है आवारा मसीहा, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है जिसने एक भी जीवनी नहीं लिखी है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, अज्ञेय ने कोई भी जो है जीवनी अपने जीवन में नहीं लिखी है और बाकी लोगों ने लिखी है। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे तो मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यास और लगभग कहानियों सब पे जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी पात्र के ऊपर या स्वयं प्रेमचंद के ऊपर जो बात कहते हैं गांधीवाद का प्रभाव दिखता है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है गांधीवाद से, आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, रंगभूमि। तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। तो कौन है आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक? आप सभी लोगों का आंसर आ गया है विकल्प सी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनके उपन्यास का नाम है मैला आंचल। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, भदंत आनंद, कौशल्यायन। तो कौन है हिंदी के पहले रिपोर्टाज लेखक? आप सबका जवाब आया है विकल्प सी, शिवदान सिंह चौहान। और आपको बताना है शिवदान सिंह चौहान की जो पहली रिपोर्टाज की रचना मानी गई है उसका नाम क्या है और प्रकाशन कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? जीवनी परक, रेखा चित्र, संस्मरण परक, रिपोर्टाज साहित्य। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, रिपोर्टाज साहित्य। तो बिल्कुल सत्य होगा। यानी बाढ़ बाढ़ क्या है? ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। किसकी रचना है हमारी यात्रा? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है हमारी यात्रा। और है क्या? ये यात्रा वृत्त है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? यानी किसने लिखा है अमिट रेखाएं? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। किसकी रचना है अमिट रेखाएं? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, सत्यवती मलिक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इन्हीं की संस्मरण रचना है अमिट रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा यानी कि नहीं है? ये पूछा गया है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो रेखा चित्र नहीं है
महादेवी वर्मा का आपका उत्तर आया है विद्यार्थियों विकल्प बी, पथ के साथी। तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पथ के साथी जो है ये इनका संस्मरण है, रेखा चित्र नहीं है। हालांकि कई सारी जगहों पर इनकी रचनाओं को संस्मरण और रेखा चित्र दोनों माना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? अनुमोदन कांत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वश का विज्ञान मंदिर। कौन सा नहीं है इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी, इधर उधर की बातें ये नहीं है, और बाकी सभी संस्मरण ये किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। कौन सी आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई? तो आपका जवाब आया है विकल्प ए, तरुण के स्वप्न। तो बिल्कुल सही होगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंद्र जी ने लिखा है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास जी ने लिखा है। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रस की संख्या 8 किसने मानी है? किसने मानी है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? तो हमने एक बार नहीं, कम से कम 20 बार लगातार बताया है किसने मानी है। आप सभी का जवाब आया है विकल्प सी, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ये बात बताई है, और भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संचारी भावों की संख्या कितनी है, यानी कितनी मानी गई है? 10, 9, 35, 25। कितनी मानी गई है संचारी भावों की संख्या? तो आप लोगों का विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी, यानी कि 33 संख्या मानी गई है संचारी भावों की। और कवि देव जो रीतकाल के हैं उन्होंने जो है छल नामक जो है एक और संचारी भाव जोड़ दिया है, तो अगर उसको मिलाते हैं तो इसकी संख्या 34 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 34 वाला भी, इसलिए किसी धोखे में मत रहिएगा कि ये सब अनावश्यक बातें बताई जा रही हैं कक्षा के बीच बीच में। बी रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी, यानी रचना जो बी रस प्रधान होगी उसमें कौन सा गुण होगा? तो आप सब जानते हो इसका उत्तर क्या है? विकल्प ए, ओज गुण होगा बी रस प्रधान रचना में। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई। इसमें जो है पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत, श्रृंगार। तो इसमें कौन सा रस है? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों विकल्प डी, श्रृंगार रस। तो बिल्कुल जवाब सही होगा। और ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, जिसमें क्या है? मैया सीता के जो है शुद्ध सात्विक श्रृंगार का चित्रण गोस्वामी जी कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारे, महाबिन नारी दुखारे, महाबिन नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर। कौन सा है इसमें रस? क्वेश्चन नंबर 99 में। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी कल की क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन सामने कई बार आया, पूछा गया था कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। तो आप लोग जानते हैं इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प सी 16 मात्राएं, यानी आपका जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही होगा। और चौपाई ये आपका सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राओं वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? ये भी क्वेश्चन जो है कल की क्लास में आया था, पूछा गया था। सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलियां। तो आपको बताना है कौन सा छंद दोहे का विपरीत होता है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए कौन सा? विकल्प ए, सोरठा तो राइट माना जाएगा। दोहा जो होता है
उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसी का ठीक उल्टा होता है कौन? सोरठा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विकल्प सी आप लोगों का उत्तर आ रहा है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर क्या है आपको देखने को मिलेगा अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निदर्शना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें भी कई बार विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार, क्योंकि इसमें विरोधाभास और असंगत में क्या होने वाली है? टक्कर होने वाली है। तो इनमें कौन सा उत्तर होगा? दो में से एक ही विकल्प सही होगा। तो आप सभी लोगों का ये जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प भी असंगत अलंकार तो राइट माना जाएगा। क्यों असंगत है? द्रग उर्झत नेत्र उलझ रहे हैं, टूटत कुटुंब और परिवार टूट रहा है, यानी नेत्र उलझ रहे हैं और टूट रहा है परिवार, तो अर्थात यहाँ पर कोई संगति नहीं है। जुरत चतुर चित्त प्रीति, और क्या है? जो चतुर लोग हैं उनके चित्त माने हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है। यहाँ भी क्या है? असंगति है, यानी यहाँ पर कोई संगत नहीं बैठ रही, इसलिए है असंगति अलंकार। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार वो किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, ध्वनि तो राइट माना जाएगा। ध्वनि के बारे में कहा गया है जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए तो जो उससे प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, तो ये क्या है? किसका लक्षण है? ध्वनि का लक्षण काव्यशास्त्र में माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यानी ये शब्द शक्ति के विषय में काव्य पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, भिखारीदास, देव कवि, चिंतामणि। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? शब्द शक्ति के बारे में आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, देव कवि। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? यानी व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत उसके भेद को पूछा जा रहा है। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें कौन सी व्यंजना है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, आर्थी व्यंजना, यानी अर्थ के कारण जो है यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? इस क्वेश्चन को भी कई बार मैंने काव्यशास्त्र में लगातार पढ़ाया है, अब की बार 15 दिनों से। तो आप लोगों को फटाफट से सही उत्तर देना चाहिए, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? तो आपका जवाब आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, अविधा। तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इसको अविधा शब्द शक्ति भी कहते हैं, प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, यानी किससे हुई है? देखते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? आप लोगों ने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो राइट माना जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद में आगे जो है हिंदी का विकास धीरे धीरे चलता है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? देखते हैं कौन है। हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ,
सूर्य। कौन है इनमें से अपभ्रंश के प्रथम महाकवि? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, कवि स्वयंभू, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। कितनी है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। कुछ लोग उत्तर को जो है 13 भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो अंक और रहा है उसको अनुस्वार और अनुनासिक कहा गया है और उसको अयोगवाहक कहा गया, अर्थात उसका स्वर और व्यंजन किसी के साथ में योग नहीं होता है, इसीलिए उसको अयोगवाहक दोनों वर्णों को कहते हैं। यानी कि आपके स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13 आपको, यानी माफ करिएगा 11 है, 13 आपको कभी नहीं बताना है कहीं पर भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, बघेली। ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी, ये सब जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो अभी क्वेश्चन ऊपर था, थोड़ा सा बदला हुआ रूप यहाँ पर भी है। आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, बुंदेली। ये जो है किसकी? राजस्थानी की नहीं है। बुंदेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधि, सॉरी माफ करिएगा, ब्रज बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की जो है बोली है। और मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये जो है 4 आपकी राजस्थानी की बोलियां हैं। कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से आप लोगों को बोलियों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय बोली को यानी स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। तो यहाँ पर पूछा ही जा रहा है सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है यानी उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, बोली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है ये, नगड़, अर्धमागधी, खस, मागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, अर्धमागधी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मागधी से जो है आपकी कौन सी? बिहारी हिंदी निकली है। मागधी से बिहारी हिंदी, ये भी आप जानते चलिए। और खस से जो है कौन सी इसमें आती है? पंजाबी। खस से जो है पंजाबी आगे निकली है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? विकल्प है आपके कड़वक, पद्धति, पद्दड़ी है ये, रास, इहा, इसमें पद्धत दिया हुआ लेकिन है ये पद्दड़ी। तो अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद माना गया है आपका विकल्प भी होगा उत्तर, यानी कि पद्धड़िया जो है अपभ्रंश का प्रमुख छंद माना गया है। फिर अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कौन हैं? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विद्यार्थियों विकल्प डी, आचार्य आनंदवर्धन, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। कौन है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले? तो आप लोग विद्यार्थियों अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, यानी कि अभिनव गुप्त, तो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की किस कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? देखते हैं हम लोग, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी, ये सब जो है किस उपभाषा की बोली हैं? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी, पश्चिमी हिंदी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं
है। चलिए देखते हैं, वा, बा, रा, ला, या, रा, ला, वा, ये जो है अंतस्थ ध्वनियां हैं। अब आपको देख लेना है फटाफट से इनमें से कौन सी जो नहीं है। तो आपने उत्तर दिया है विकल्प बी, बा, तो राइट माना जाएगा। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? तालव्य, दंते, कंठे, ओष्ठे। तो दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार इनमें से कौन सा है विद्यार्थियों? आप लोगों का जवाब आ रहा है। यदि इस क्वेश्चन के लिए ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, यानी ये सब किसमें हैं? दंत में आते हैं, ताथा दादा ना। फिर है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, काका गागा अंगा, ये सब किसमें आते हैं? कंठ में। और इचु ऐशा नाम तालु, यानी इचु ऐशा नाम तालु, चाचा चाचा, ये सब किसमें आते हैं? तालव्य में। और उपदमाना नाम ओष्ठो, अर्थात क्या है? पाफा बाबा माँ किसमें आते हैं? ये ओष्ठ वर्ग में आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खेती शब्द का तद्भव रूपांतरण इनमें से कौन सा है? क्या गजब गजब के क्वेश्चन जो है इलाहाबाद वाले बनाते हैं। यानी क्या है? ये भी क्वेश्चन है आपका गलत है, यानी कोई भी उत्तर नहीं होगा इसमें सही। खेती शब्द का क्या है इसमें पूछा जा रहा है, तद्भव रूपांतरण कौन सा होगा? अर्थात इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। खेती ये खुद ही तद्भव है और क्षेत्री ये क्या है? तत्सम माना जाता है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डंडा शब्द है, कैसा है डंडा? देखते हैं हम लोग। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा है इनमें से? डंडा यानी किस प्रकार का शब्द है? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, तद्भव, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय, ये क्या लिखा है? बड़ा गड़बड़ झाला लिखा हुआ है। फिर चौथा है विकल्प सूर्यधन उदयम, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, से के ऊपर मात्रा है, उसी के ऊपर राठोक दिया है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सही क्या होगा? आप सभी लोग अपना आंसर दे रहे हैं विद्यार्थियों, विकल्प बी सूर्यधन उदय तो राइट होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना इसमें संधि कौन सी है सूर्योदय शब्द में। फिर आपका क्वेश्चन है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? आयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, ये चारों जो है आपकी क्या हैं? स्वर संधियां हैं। और स्वर संधि के भेद कितने माने गए हैं? 5 भेद हैं। आपको बताना है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है। तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी यानी यण संधि, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतिम क्वेश्चन को। क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाधन अक, नौधन अक, निधन अक, नयधन अक, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी नयधन अक, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके बताना है कि नायक शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थियों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने 2011 के प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी विषय के वैकल्पिक मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही कामगार सिद्ध होगा आगामी परीक्षा के लिए। कक्षा को लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। और हम आप सभी को मिलेंगे जो है फिर से अगले सेशन में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।